नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका अभिवादन अभिनंदन है। हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रभाषा के प्रावधानों पर। हम जानते हैं कि हमारा देश एक बहुभाषा भाषी देश है। अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, अनेक बोलियां, उपबोलियां हमारे संपूर्ण देश में, भारतवर्ष में मौजूद हैं और उन भाषाओं में एक सशक्त साहित्य सृजन की परंपरा, उन भाषाओं बोलियों को बोलने, उनमें संवाद स्थापित करने की परंपरा और हर भाषा के साथ जुड़ी हुई एक संस्कृति, एक सांस्कृतिक विरासत, इसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए बहुभाषा भाषी भारत को बहुसांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक संस्कृतियां, लेकिन वो सब मिलकर एक भारतीय संस्कृति के रूप में, राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में उद्घाटित होती है। यही हमारे देश की विशेषता है। जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाकर तिरोहित होती हैं, तो वो समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं और एक समुद्र की अस्मिता हमारे सामने प्रस्तुत होती है, उद्घाटित होती है। बहुत लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में जाना जाता है। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा के, राष्ट्रभाषा के और भारत में मौजूद राज्य स्तरों पर प्रचलित अनेक सशक्त भाषाओं के प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाओं को उद्घाटित करते हुए बहुत सराहनीय प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इस शिक्षा नीति के निर्धारण से पहले एक लंबी विचार श्रृंखला, विमर्श श्रृंखला पूरे देश में विषय और अनुशासनों के विशेषज्ञों से, भाषाविदों से, भाषा वैज्ञानिकों से, भाषा के चिंतकों से चलती रही है। और उस विमर्श और विचार की श्रृंखला का सुपरिणाम यह हुआ कि हमने उच्च शिक्षा में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में भाषाओं की स्थिति को मूल्यांकित किया और उन्हें एक नई दृष्टि से आयाम देने की, जोड़ने की कोशिश की। हमारा देश लगभग केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो 45 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 900 के आसपास अन्य विश्वविद्यालय भारतवर्ष में मौजूद हैं। और दुनिया भर में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की पद्धति अगर किसी देश में है तो वह भारतवर्ष में है। यहाँ कुल 16 लाख विद्यालय हैं। 50 से अधिक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अलग अलग अनुशासनों के शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाएं हैं। लगभग 25 IIT संस्थाएं, 30 से अधिक NIT और ऐसे ही अन्य अनेक शिक्षण प्रशिक्षण की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति और प्रणाली को उद्घाटित करती हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का
निर्धारण किया जाता है। इस बार जो 2020 में यानी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो वास्तव में न केवल संपूर्ण भारत का अपितु विश्व का ध्यान आकृष्ट करने वाली नीति बनी है। इस नीति के माध्यम से भाषाओं की जो उपेक्षा हो रही थी, भारतीय भाषाओं की, उनके प्रति जो उदासीनता पैदा हो रही थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई है। एक तरह से उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रीय महत्ता और विरासत को पुनर्आख्यान के माध्यम से, पुनर्उद्घाटन के माध्यम से शिक्षाविदों के, अध्येताओं के, प्रशिक्षुओं के सामने रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का यह देश है। हम जानते हैं कि लगभग 140-150 करोड़ की जनसंख्या के इस देश में इसका भूगोल भी बहुत विराट है, बड़ा है, व्यापक है। लगभग 29 राज्यों का यह देश है। बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी समस्याएं इस देश में हमने देखी हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, महामारियों का सामना भी हमने किया है। लेकिन शिक्षा की महत्ता को हम सदा सर्वदा सर्वोपरि रखते रहे हैं। यथासंभव प्रयत्न रहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को विधिवत शिक्षित किया जाए, साक्षर बनाया जाए और उसे अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान से लाभान्वित करने के जो भी अवसर हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सब को उपलब्ध कराया जाए। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि लगभग 34 वर्षों के बाद एक बार फिर से समकालीन अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 के रूप में लागू तो किया गया और पुण्य प्रयास किया गया, लेकिन इन 34 वर्षों में जो प्रयास शिक्षा नीति के आधुनिकीकरण के होने चाहिए थे, वह नहीं हो पाए। इस दृष्टि से इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है और देखा जाना भी चाहिए। विद्यालयी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, व्यावहारिक शिक्षा हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, दूरस्थ शिक्षा हो, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय शिक्षा हो, कानूनी क्षेत्र की शिक्षा हो, चिकित्सा, विज्ञान और व्यवसाय आदि क्षेत्रों की शिक्षा, जब हम इन सब आयामों और क्षेत्रों को, अनुशासनों को देखते हैं, तो उन सब आयामों में इस नई शिक्षा पद्धति ने गंभीर विमर्श करके, चिंतन करके, बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर विद्वानों से, विषय विशेषज्ञों से, भाषाविदों से, राष्ट्र के संदर्भ में चिंतन करने वाले अनुभवी विद्वानों के साथ चर्चा परिचर्चा करके एक नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, एक नई प्रणाली, एक सार्थक शिक्षा पद्धति, इसको अपनाने का रचनात्मक साहस किया है। निश्चित रूप से ये चुनौती कोई छोटी चुनौती नहीं है। पूरे शिक्षा पद्धति में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, प्रबंधन की शिक्षा, इन सब को भाषा से जोड़कर, भाषा के नए आयामों के परिप्रेक्ष्य में उनकी महत्ता को, सार्थकता को उद्घाटित करते हुए इस पहल को करना, इस परिवर्तन को करने का साहस करना, ये वास्तव में एक दुर्लभ उपलब्धि है। अब शिक्षा का अधिकार नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सभी भारतीय विद्यार्थियों को, बच्चों को, युवाओं को मिलना चाहिए और उसके लिए 5+3+3+4 का नया एक फार्मूला, एक नई नीति निर्धारित की गई है। 4 चरणों में विभक्त इस पूरी शिक्षा पद्धति की जो बुनियादी विकास यात्रा है,
उस बुनियादी विकास यात्रा को, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का काम इस 4 चरणों की फार्मूले वाली नीति में अपनाया गया है। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के गठन से पर्यावरण के हित में, यानी पर्यावरण हितैषी शिक्षण प्रशिक्षण पर बल देने की नीति बनाई गई है। शिक्षण के बहुविकल्पीय अवसरों की उपलब्धि, रेमीडियल शिक्षा की सशक्त व्यवस्था, कमजोर, असमर्थ, निर्धन, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं, इन सब के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था, उसके प्रावधान, लेखन कौशल, भाषा और गणित आदि तकनीकी विषयों का मेल, पठन पाठन, संवादात्मक अभिव्यक्ति कौशल की संस्कृति का विकास, पठनीयता की अभिरुचि जागृत करने के प्रयत्न और व्यवहार तथा रोजगार मूलक तकनीकी शिक्षा अर्जन के नए नए द्वार खोलने का दर्शन इस पूरी विलक्षण परिकल्पना का परिचायक है। हम देख सकते हैं कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में कितनी साधना, कितना श्रम, कितनी मेहनत या परिश्रम यह किया गया है। कितने प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क, कितनी बौद्धिकता का रचनात्मक उपयोग इस नीति के निर्धारण में किया गया है। यह वास्तव में स्तुत्य और प्रशंसनीय प्रयास कहा जा सकता है। राष्ट्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए उसका सामना और मुकाबला करने वाली शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कंप्यूटर को, लैपटॉप को, स्मार्ट मोबाइल फोन, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग, ई लर्निंग सिस्टम, इन सब से विद्यार्थियों को, बच्चों को, प्रशिक्षुओं को अभिज्ञ कराया जाए। उनसे इन सब आधुनिक उपकरणों, भाषा अध्ययन के, ज्ञान अर्जन के साधनों से जोड़ा जाए। ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के उपकरणों के अनुप्रयोग की तकनीक का बोध इस नई शिक्षा नीति में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विधिवत सबको उपलब्ध कराया जाए। सभी शिक्षकों को इस दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाए। अधुनातन और अद्यतन विश्व ज्ञान की सभी संभावनाओं को उद्घाटित करने के उपायों को उजागर किया जाए। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पद्धति के प्रेरक तत्वों के रूप में उनको अपनाया जाए। लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना किसी बोझ के, दबाव के, उबाऊपन के, इस शैक्षिक अनुभूति को, शिक्षा को अर्जित करने के बोध को उद्घाटित किया जाए। शिक्षा का मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रूप में, अभिरुचिपरक रूप में प्रस्तुत कराना, विद्यार्थियों को, प्रशिक्षुओं को इससे जोड़ना, एक ऐसे मानचित्र का निर्माण इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से करने का प्रयत्न निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है। आजादी के अमृतोत्सव के अवसर पर हम जानते हैं कि हमारा देश 75 वर्ष में आजादी के बाद प्रवेश कर चुका है और इन 75 वर्षों में हमने कहां से यात्रा प्रारंभ की और कहां तक हम पहुंचे, क्या हमने अर्जित किया या क्या ऐसा है जहां हम पहुंच नहीं पाए और वहां पहुंचने के प्रयत्न अभी हमें करने हैं। इन सब पर आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शैक्षिक व्यवस्था जो अंग्रेजी की बैसाखियों पर चलती रही, लाखों करोड़ों विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश लेकर भी बीच में ही अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर, पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़कर, वह अंग्रेजी के कारण भयभीत होकर शिक्षा पद्धति से
शिक्षा की इस प्रणाली से अलग होते चले गए। यह जो ड्रॉप आउट है, यह एक बड़ी चिंता का कारण था। इसलिए अंग्रेजी ने उच्च शिक्षा को पूरी तरह आतंकित कर दिया था। तकनीकी और प्रौद्योगिकीय शिक्षा को, ज्ञान विज्ञान की और चिकित्सा विधि आदि क्षेत्रों की, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों की शिक्षा को, शिक्षण प्रशिक्षण को अंग्रेजी से आतंकित महसूस किया जा रहा था। न जाने कितने कालिदास, न जाने कितने भर्तृहरि और कितने महाकवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आज अंग्रेजी आधारित शिक्षा पद्धति के भय के कारण पूर्णतः प्रतिभाशाली होते हुए भी शिक्षा से वंचित रह गए। नई शिक्षा पद्धति ने इन सभी त्रुटियों, इन सभी दोषों, इन सभी चुनौतियों, इन सभी समस्याओं का गहन गंभीर अध्ययन किया, कुछ नए और सार्थक परिदृश्य उद्घाटित किए, कुछ चुनौतियों के निदान खोजने का प्रयत्न किया, अंतर अनुशासनात्मक यानी इंट्राडिसिप्लिनरी शिक्षा एजुकेशन, बहु अनुशासनात्मक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा अर्जन के नए नए विकल्पों को प्रस्तुत करना, कौशल विकास आधारित शिक्षा को प्रारंभ करना, भारतीय परंपराओं को उद्घाटित करने और उनका गहन ज्ञानार्जन कराने वाली शिक्षा को जन सामान्य तक उपलब्ध कराना, विश्व स्तरीय अनुसंधान उन्मुख शिक्षा, विषयनिष्ठ और रोजगार मूलक उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता पर बल देने वाली शिक्षा तथा मानवता और भाईचारे को बढ़ाने वाली, मूल्य बोध कराने वाली, बच्चों और युवाओं को केवल धनार्जन की मशीन न बनाकर उन्हें एक सुसंस्कृत, सुसभ्य नागरिक, राष्ट्र के प्रति समर्पित मानव बनाने वाली शिक्षा का सूत्रपात करने का आह्वान इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, पद्धति में किया गया है। संकल्प यह भी है कि केवल उपाधि बांटना शिक्षा का उद्देश्य न रह जाए, केवल नौकरी मांगने का स्वप्न हम अपने विद्यार्थियों को इस शिक्षा पद्धति से न देते रहें। रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा पद्धति तैयार होनी चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भर नागरिक और विद्यार्थी तैयार हों, निर्मित हों। केवल रटंतु विद्या या किताबी विद्या मात्र न हो, मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास की शिक्षा भी इस नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से संभव हो सके, उसका वितरण हो सके, वह सबके लिए उपलब्ध हो सके। यह प्रयास, यह प्रयत्न इस परिवर्तित शिक्षा नीति के माध्यम से किए गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला भारत, नया भारत, भारत का नव निर्माण इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से निश्चित रूप से साकार होगा और उस स्वप्न को हम अपने विद्यार्थियों में बांट सकेंगे। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके भाषाई प्रावधान जब हम उन पर दृष्टि डालते हैं तो हम एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करते हैं और उसी संदर्भ में हम यह देख सकते हैं कि इसकी आधारशिला, जो एक मजबूत आधारशिला के रूप में रखी गई है, एक बुनियाद तैयार की गई है, यह वास्तव में एक प्रशंसनीय और श्लाघ्य कदम के रूप में हमारे सामने आती है। भाषा का और शिक्षा का जो संबंध है वह चोली दामन का संबंध है। शिक्षा भाषा के बिना अधूरी है और भाषा का प्रयोजन शिक्षा से जुड़े बिना अधूरा है। इसलिए भाषा एवं शिक्षा नीति हमें देश और विश्व के परिप्रेक्ष्य में अनेक सकारात्मक और ऊर्जस्वी संभावनाओं की ओर ले जाने वाली प्रतीत होती है। आजादी के अमृतोत्सव का यह समय भारतीय भाषाओं के प्रयोग अनुप्रयोग के लिए वरदायी सिद्ध होगा और इसी अनुमान के साथ
कि संविधान में किए गए बहुभाषिकता के सभी प्रावधानों को यदि हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा को अब हम सशक्त बनाने में इन समस्त भारतीय भाषाओं की, मातृभाषाओं की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगे। इस दृष्टि से पूरा भारत अब अनेक आशान्वित स्वप्न दृष्टियां लिए प्रतीक्षारत दिखाई दे रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर शिक्षा हो या तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण की बात हो या अध्ययन अध्यापन के समस्त आयामों की बात हो, व्यवसाय, चिकित्सा और न्याय आदि क्षेत्रों की बात हो, प्रतिभा विकास के बहुआयामी संदर्भों की बात हो, सभी में हम देख सकते हैं कि भारतीय भाषाओं की और भारतवासियों की मातृभाषाओं की भूमिका सार्थक होनी चाहिए, उसकी सार्थकता सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है। ज्ञानार्जन का प्रथम द्वार मातृभाषा के आंगन में ही खुलता है। यदि हर प्रकार की शिक्षा हम अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी निज भाषा में देंगे तो देश के विकास को तथा अद्यतन उन्नयन को हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। इस नीति के अंतर्गत हम उन सभी क्षेत्रीय एवं लोक जीवन से जुड़ी भाषाओं, उपभाषाओं को, बोलियों, उपबोलियों को भी पुनर्जीवित, पुनर्स्पंदित कर सकेंगे, जिन्होंने प्रयोक्ताओं की उदासीनता या अवांछित उपेक्षा के कारण या तो दम तोड़ दिया है या उसके कगार पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। यह विश्व विदित है कि मातृभाषा में बोधगम्यता, संप्रेषणीयता तथा भाषिक क्षमता, दक्षता का विकास जितना सहज होता है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हो पाता। उसका प्रमाण दुनिया के ऐसे अनेक विकसित देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को निज भाषा पर गौरव करना ही नहीं सिखाया, उसके माध्यम से केवल शिक्षा नहीं दी, उसे व्यक्ति, व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र के उन्नयन का सशक्त साधन भी बनाया। हम फारसी और अंग्रेजी की गुलामी से इतने आक्रांत हो गए और मैकाले की भाषा और शिक्षा नीति के अंधभक्त तथा अंध अनुयायी हो गए कि हमने अपने ही देश के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी या मातृभाषा के प्रयोग करने वाले अपने बच्चों और उनमें अपनी भाषाओं में संवाद करने वाले अपने विद्यार्थियों को दंडित करने तक के प्रावधान कर दिए। वस्तुतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रयोग अनुप्रयोग के प्रति किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित भी प्रतीत होती है। अब सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि आदि के लिए, तकनीकी और वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं को ही माध्यम बनाने की व्यवस्था तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। मातृभाषा, निज भाषा, स्वदेशी भाषा में पठनीयता बढ़े, श्रवण बढ़े, लेखन और वाचन में उनका प्रयोग बढ़े, उसके लिए भाषा, साहित्य और अनुवाद के बृहत पुस्तकालय या संग्रहालय बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। द्विभाषिकता और भारतीय बहुभाषिकता की अवधारणा को अब चरितार्थ करने का यही सही समय प्रतीत होता है। यह वर्तमान व्यवस्था और सरकार के सात्विक संकल्प का ही प्रतिफलन प्रतीत होता है। अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों पर भी हम दृष्टि डालेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि यह प्रयत्न वास्तव में एक नया, सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयत्न है और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए प्रयत्न किए गए हैं वो क्या क्या हैं, उन पर हम पुनः चर्चा करेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।